नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है निदर्शन की आधारभूत अवधारणाएं। हम जानते हैं स्टैटिस्टिकल रिसर्च में अनुसंधान की दो विधियां होती हैं, एक संगणना रीति या सेंसस मेथड और दूसरा न्यादर्श विधि या सैंपल मेथड। संगणना या समग्र रीति वह रीति होती है जिसमें समग्र की सभी इकाइयों का अध्ययन और विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिससे प्राप्त परिणाम 100% एक्यूरेट होते हैं और सामान्यतः इस विधि का प्रयोग तभी किया जाता है जब समग्र का आकार छोटा हो और इकाइयों में बहुत अंतर हो, क्योंकि इस विधि का प्रयोग करने के लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें समग्र की सभी इकाइयों का अध्ययन करना होता है। कई बार बहुत सारी परिस्थितियों में यह संभव नहीं हो पाता कि समग्र की सभी इकाइयों के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। इसीलिए इस मेथड का प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब 100% शुद्ध परिणामों की आवश्यकता होती है। जैसे भारत में जनगणना जो हर 10 वर्ष के बाद होती है, वह सेंसस मेथड से ही किया जाता है। तो फिर एक दूसरा मेथड होता है सैंपल मेथड या न्यादर्श विधि। इस मेथड के अंतर्गत समग्र की सभी इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि समग्र में से कुछ इकाइयों को सैंपल के रूप में चुना जाता है और जो इकाइयां सैंपल के रूप में चुनी जाती हैं, केवल उन्हीं इकाइयों का अध्ययन और विश्लेषण करके हम पूरे समग्र के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। इस प्रकार के विधि से निकाले गए निष्कर्ष भी लगभग सही होते हैं और इसमें बहुत कम संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसमें कम समय, कम श्रम और कम धन लगता है। साथ ही इकाइयों की संख्या कम होने के कारण उनका गहन अध्ययन करना संभव होता है और इसके द्वारा प्राप्त परिणामों की जांच करना भी संभव होता है। ज़्यादातर सामाजिक और आर्थिक अनुसंधानों में, जिसमें समग्र का आकार बहुत बड़ा होता है, वर्तमान में न्यादर्श विधि का प्रयोग ही सबसे अधिक किया जाता है। आइए देखते हैं न्यादर्श की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं क्या हैं। सबसे पहला यूनिवर्स और पॉपुलेशन। यूनिवर्स के अंतर्गत वे सभी इकाइयां सम्मिलित की जाती हैं जो अनुसंधान क्षेत्र तथा विषय के अंतर्गत आती हैं, जबकि पॉपुलेशन के अंतर्गत उन सभी इकाइयों को शामिल किया जाता है जिनके बारे में सूचनाएं हों या फिर जिनसे सूचना प्राप्त किया जाना हो। वास्तव में देखा जाए तो किसी भी अनुसंधान क्षेत्र या विषय के अंतर्गत जितनी भी इकाइयां होती हैं, उन सब को सम्मिलित रूप में हम यूनिवर्स कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लें, यदि किसी कॉलेज में पिछले वार्षिक परीक्षा में जितने भी छात्र परीक्षा में बैठे हों, यदि उनके परीक्षा परिणामों का, प्राप्तांकों का हमें विश्लेषण करना हो, तो मान लीजिए पिछले वर्ष किसी महाविद्यालय में वार्षिक परीक्षा में 1200 छात्र बैठे थे, तो पूरे 1200 छात्र मिलकर हमारे लिए समग्र या यूनिवर्स का निर्माण करेंगे। परंतु हो सकता है उन 1200 छात्रों में 100 छात्र ऐसे हों जिनके बारे में हमारे पास कोई सूचना ना हो या जिनसे सूचना प्राप्त किया जाना संभव ना हो। तो यदि हम उन 100 छात्रों को निकाल दें तो फिर हमारे पास जो 1100 छात्र बचेंगे, यही हमारा पॉपुलेशन कहलाएगा। तो भले ही दोनों को समानार्थी के रूप में, यानी यूनिवर्स और पॉपुलेशन को समानार्थी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, पर स्टैटिस्टिक्स में दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। समग्र परिमित या अपरिमित भी हो सकते हैं, यानी समग्र यदि इस प्रकार का हो कि जिसके इकाइयों की संख्या सीमित हो, निश्चित हो, तो फिर उसे हम परिमित या फाइनाइट यूनिवर्स या पॉपुलेशन कहते हैं। वहीं ऐसे समग्र जिसमें इकाइयों की संख्या असंख्य हो, जिसकी गणना नहीं की जा सकती हो, अनिश्चित हो, ऐसे समग्र को हम अपरिमित या इनफाइनाइट यूनिवर्स या पॉपुलेशन कहते हैं।
इसी प्रकार समग्र काल्पनिक या वास्तविक भी हो सकते हैं। काल्पनिक समग्र वे होते हैं जिनमें इकाइयाँ काल्पनिक होती हैं। जैसे यदि किसी सिक्के को हम उछालें, 1000 बार उछालें, तो हम कल्पना कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अनुसार कि 500 बार हेड आएगा और 500 बार टेल आएगा। तो इस प्रकार के जो समग्र होते हैं वो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन कहलाते हैं, काल्पनिक समग्र कहलाते हैं। जबकि वास्तविक समग्र वे होते हैं जिसकी इकाइयाँ वास्तव में होती हैं, जैसे कॉलेज में छात्रों की संख्या या किसी शहर की जनसंख्या या किसी परिवार की आय, ये सब वास्तविक इकाइयाँ हैं। ऐसे वास्तविक इकाइयों से सम्मिलित समग्र वास्तविक समग्र कहलाता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है सैंपलिंग फ्रेम। सैंपलिंग फ्रेम में वे सभी इकाइयाँ शामिल होती हैं जिनमें से न्यादर्श इकाइयों का चुनाव किया जाना है। पॉपुलेशन में से यदि उन इकाइयों को हटा दिया जाए जिनके बारे में सूचना प्राप्त करना संभव ना हो, तो सैंपलिंग फ्रेम ज्ञात हो जाएगा। तो मान जैसे पॉपुलेशन में 1100 छात्र हैं, यदि इनमें से 100 छात्र ऐसे हैं जो कहीं बाहर जा चुके हैं, जिनसे संपर्क करना हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के अंतर्गत, जिनसे संपर्क करना, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करना हमारे लिए संभव नहीं है, तो यदि हम उनको हटा दें तो जो शेष 1000 छात्र बचेंगे, यही मिलकर हमारा सैंपलिंग फ्रेम कहलाएगा। इसी सैंपलिंग फ्रेम में से ही हमें इकाइयों को सैंपल के रूप में चुनना होता है। सैंपलिंग डिजाइन। सैंपलिंग डिजाइन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता सैंपलिंग फ्रेम में से न्यादर्श चुनने की पूरी योजना या खाका बनाता है। जिस प्रकार किसी मकान को बनाने से पहले हम मकान का पूरा खाका तैयार करते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं, डिजाइन जितना अच्छा होता है मकान भी उतना ही अच्छा, उतना ही योजना अनुसार बनता है। तो इसीलिए यदि सैंपलिंग डिजाइन अच्छा होगा, सैंपल चुनने से पहले यदि हम सैंपलिंग डिजाइन अच्छे से निर्धारित कर लें, तो फिर हमारा जो सैंपल होगा वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, सही तरीके से चुना जाएगा और उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष भी वास्तविक होंगे। अब इस सैंपलिंग फ्रेम में से सैंपल को चुनने का जो प्रोसेस होता है, जो मेथड होता है, उसे ही हम इकोनॉमिक्स में सैंपलिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे, ये जो इकाइयां सैंपलिंग फ्रेम में से सैंपल में चुनी जाती हैं उन्हें हम प्रतिदर्श इकाइयां या सैंपल यूनिट्स कहते हैं, और सभी सैंपल यूनिट्स मिलकर सैंपल का निर्माण करते हैं। और ध्यान रहे, सैंपलिंग फ्रेम में से सैंपल को चुनने का जो मेथड है उसे ही हम सैंपलिंग मेथड कहते हैं। इकोनॉमिक्स में या स्टैटिस्टिकल रिसर्च में सैंपलिंग मेथड का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सैंपलिंग मेथड के द्वारा जो सैंपल चुना जाता है उस सैंपल की विश्वसनीयता, उसका प्रतिनिधित्व पूरे अनुसंधान के रिजल्ट को प्रभावित करता है। यदि हमने सैंपलिंग फ्रेम में से सही तरीके से बिना किसी पूर्वाग्रह के सही आकार का सैंपल नहीं चुना, तो फिर ऐसे सैंपल के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष भी गलत और भ्रामक हो सकते हैं। इसलिए किसी भी सैंपल स्टडी में सैंपलिंग किस तरीके से किया गया है इसका बहुत ही महत्व होता है। सैंपलिंग डिजाइन में अनुसंधानकर्ता को अन्य के साथ साथ दो महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। एक तो ये कि न्यादर्श का आकार क्या हो, और दूसरा न्यादर्श की विधि क्या हो। सैंपल का साइज क्या हो, इसके बारे में ये कहा जाता है कि सैंपल का साइज ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, यानी वो ऑप्टिमम होना चाहिए, ऑप्टिमम या अनुकूलतम। अब अनुकूलतम से आशय यह है कि सैंपल ऐसा होना चाहिए जो अपने समग्र को सही तरीके से रिप्रेजेंट करता हो, प्रतिनिधित्व करता हो। सैंपल जितना रिप्रेजेंटेटिव होगा निष्कर्ष उतने ही सही होंगे। तो इसीलिए सैंपल का साइज न तो बहुत बड़ा होना, क्योंकि यदि बहुत बड़ा होगा तो फिर वो समग्र रीति के समान ही हो जाएगा, और यदि न्यादर्श का आकार बहुत छोटा होगा तो फिर उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष बहुत विश्वसनीय नहीं होंगे। इसलिए सैंपल का साइज अनुकूलतम होना चाहिए।
फिर सैम्पलिंग मेथड क्या हो, तो आइए देखते हैं सैम्पलिंग मेथड कौन कौन से होते हैं। एक मेथड होता है रैंडम सैम्पलिंग मेथड और दूसरा मेथड होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड, जिसे हम गैर दैव निदर्शन पद्धति भी कहते हैं। रैंडम सैम्पलिंग मेथड वह मेथड है जिसमें प्रोबेबिलिटी के आधार पर बाय चांस इकाइयों को सैंपल में चुना जाता है, जबकि नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड वह मेथड होता है जिसमें इकाइयों को किसी पर्टिकुलर उद्देश्य, किसी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर सैंपल में चुना जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले रैंडम सैम्पलिंग के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। रैंडम सैम्पलिंग भी दो प्रकार से किया जा सकता है, एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड वह मेथड है जिसमें समग्र के सभी इकाइयों के सैंपल में चुने जाने के अवसर एक समान होते हैं। यानी यह एक ऐसा मेथड है जिसमें समग्र की इकाइयों के सैंपल में चुने जाने की संभावना एक समान होती है, बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी पक्षपात के लॉटरी विधि के द्वारा समग्र में से इकाइयों को सैंपल में चुन लिया जाता है। तो यह जो मेथड है इसे हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। यही मेथड किसी भी स्टैटिस्टिकल रिसर्च में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी मेथड माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई पक्षपात, किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह शामिल नहीं होता। पर कभी कभी रैंडम सैम्पलिंग में कुछ प्रतिबंध भी डाले जाते हैं, जिसे हम रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। इसमें ये एक्चुअली कुछ प्रतिबंध और कुछ चांस दोनों का एक मिक्स्ड सैम्पलिंग मेथड होता है। जैसे इसमें एक है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड में हम क्या करते हैं, पहले समग्र की इकाइयों को किसी क्रम में विन्यासित कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 100 में से 10 इकाइयों को चुनना है, तो हम उन्हें पहले 1 से लेकर 100 तक क्रम प्रदान कर देंगे और उसके बाद 1 से 10 तक का चीट डाल लेंगे और उनमें से कोई एक चीट उठाएंगे। मान लीजिए चीट में 3 नंबर आया, इसका मतलब तीसरे क्रम का जो इकाई है वो सैंपल में सेलेक्ट हो जाएगा। और हर 10वां यानी 3 के बाद 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, इस प्रकार कुल 10 इकाइयां सैंपल में चुन ली जाएंगी। यदि 5 आएगा तो 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। तो आप देख सकते हैं ये एक सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग मेथड है। दूसरा मेथड होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड। यदि समग्र की इकाइयों में बहुत अंतर हो, वो यदि होमोजेनस ना हो, तो फिर पॉपुलेशन को बहुत सारे होमोजेनस स्ट्रेटा में बांट दिया जाता है। कुछ स्ट्रेटा में बांट दिया जाता है, एक समान इकाइयों को एक स्ट्रेटा में, दूसरे प्रकार की इकाइयों को दूसरे स्ट्रेटा में। इस प्रकार हम अलग अलग प्रकार की इकाइयों को लेकर, सजातीय इकाइयों को लेकर हम अलग अलग स्ट्रेटा बना लेते हैं और फिर उन स्ट्रेटा में से रैंडम सैम्पलिंग तरीके से हम सैंपल को चुन लेते हैं। तो इसे हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। तीसरा एक मेथड होता है क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड। इस मेथड के अंतर्गत पूरे समग्र को छोटे छोटे क्लस्टर्स में बांट देते हैं और फिर उनमें से कुछ क्लस्टर्स को सैंपल के रूप में चुन लिया जाता है। इस विधि का प्रयोग सामान्यतया बहुत बड़े अनुसंधानों में, जहां अनुसंधान क्षेत्र बहुत बड़ा हो और जहां पर खर्च को कम करना हो, वहां पर इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। क्लस्टर सैंपलिंग का ही एक तरीका होता है एरिया सैंपलिंग। एरिया सैंपलिंग के अंतर्गत यदि क्लस्टर्स भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हों, तो हम एरिया के आधार पर रैंडम तरीके से सैंपल चुन लेते हैं। चूंकि एरिया के आधार पर चुना जाता है, इसलिए इसे हम एरिया सैंपलिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। नाम से स्पष्ट है, इसमें सैंपलिंग कई स्तरों पर किया जाता है। जब सैंपल का चयन कई अलग अलग विभिन्न प्रकार के स्तरों पर किया जाता है, जैसे मान लीजिए हमें
किसी हमें ग्राम पंचायतों का अध्ययन करना है तो हम पहले देश के कुल राज्यों में से एक राज्य को रैंडम तरीके से चुने। फिर एक राज्य में बहुत जिले हैं, उनमें से एक जिले को दूसरे स्तर पर रैंडम तरीके से चुने। फिर जो चुना गया जिला उसमें भी बहुत सारे ग्राम पंचायतें हैं, तो उनमें से हम कुछ ग्राम पंचायतों को रैंडम तरीके से सैंपल में चुने। तो आप देख सकते हैं कि सैंपल इकाइयों को चुनने की प्रक्रिया 3 अलग अलग स्तरों में विभाजित है। तो इस प्रकार की जो सैंपलिंग विधि होती है इसे हम मल्टी स्टेज सैंपलिंग मेथड कहते हैं। इसके अलावा एक मेथड होता है प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन टू साइज। ये भी क्लस्टर सैंपलिंग का ही एक तरीका है। यदि क्लस्टर के यूनिट्स की संख्या बराबर ना हो तो फिर क्लस्टर से प्रतिदर्श इकाइयों का चयन कुल में उसके अनुपात के आधार पर किया जाता है। चूंकि अनुपात के आधार पर किया जाता है इसलिए इसे अनुपातिक मेथड भी कहा जाता है। एक और तरीका होता है सीक्वेंशियल सैंपलिंग। इसमें सैंपलिंग का आकार पहले से निश्चित नहीं होता और उसे आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे जैसे सर्वेक्षण आगे बढ़ता है जरूरत के हिसाब से इसमें सैंपल के साइज को बढ़ाया जा सकता है। तो ये रैंडम सैंपलिंग मेथड के उदाहरण हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉन रैंडम सैंपलिंग या पर्पसिव सैंपलिंग भी जिसको कहा जाता है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। जैसे मैंने कहा ये जानबूझकर किन्हीं इकाइयों को सैंपल में चुनने की विधि है। इसमें भी 3 मेथड हो सकते हैं। एक मेथड होता है कन्वीनियंट सैंपलिंग या सुविधाजनक निदर्शन पद्धति। जैसा नाम से स्पष्ट है इसमें अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार कुछ इकाइयों को सैंपल में चुन लेता है। चूंकि ये सुविधा अनुसार चुना जाता है इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सोच नहीं होती, ये बहुत ही अवैज्ञानिक तरीका है, इसलिए इसे ज़्यादा उचित तरीका नहीं माना जाता। फिर एक होता है कोटा सैंपलिंग मेथड। कोटा सैंपलिंग मेथड में अलग अलग ग्रुप्स के कोटा निर्धारित कर दिए जाते हैं और फिर निर्धारित कोटा के अनुसार इकाइयों को सैंपल में चुन लिया जाता है। एक होता है जजमेंट सैंपलिंग मेथड। कभी कभी ऐसा होता है कि अनुसंधानकर्ता इकाइयों को सैंपल में चुन नहीं पाता है तो वह किन इकाइयों को सैंपल में चुना जाना है यह जजमेंट या यह निर्णय भी इकाइयों के ऊपर ही छोड़ देता है। जैसे मान लीजिए किसी ट्रिप में, किसी एडवेंचरस ट्रिप में हमें 10 बच्चों को ले जाना है 100 में से, तो हम यदि सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो हम उनको ये ऑप्शन दे देते हैं कि कौन बच्चा ट्रिप में जाना चाहता है। जो बच्चे जाना चाहेंगे वो स्वयं अपने आप को नॉमिनेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार का जो सैंपलिंग मेथड होता है इसे हम जजमेंट सैंपलिंग मेथड के नाम से जानते हैं। तो ये 2 प्रकार के सैंपलिंग मेथड स्टैटिस्टिकल रिसर्च में सैंपलिंग थ्योरी के अंतर्गत प्रयोग में लाए जाते हैं। पर जैसा कि हमने देखा इन सब में सबसे बेहतर तरीका सिंपल रैंडम सैंपलिंग या रैंडम सैंपलिंग माना जाता है, जिसमें अनुसंधानकर्ता का पूर्वाग्रह या पक्षपात का कोई प्रभाव नहीं होता और सभी इकाइयों के आदर्श में चुने जाने के अवसर एक समान होते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड पैरामीटर। स्टैटिस्टिक्स या प्रतिदर्शक का संबंध प्रतिदर्श से, जबकि पैरामीटर या प्राचल का संबंध समग्र से होता है। समग्र इकाइयों के अध्ययन के आधार पर निकाले गए सांख्यिकी माध्य, प्रमाप, विचलन आदि प्राचल कहलाते हैं। वही न्यायादर्श के अध्ययन से निकाले गए सांख्यिकी माप प्रतिदर्शक कहलाते हैं। सैंपलिंग थ्योरी में मुख्य रूप से हम यही करते हैं कि हम समग्र में से चुने गए सैंपल के अध्ययन के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर जो स्टैटिस्टिक्स या प्रतिदर्शक निकलते हैं, ज्ञात होते हैं, उन प्रतिदर्शक के आधार पर हम समग्र के प्राचलों का यानी पैरामीटर्स का अनुमान लगाते हैं। यही सैंपलिंग थ्योरी का सबसे मेन उद्देश्य है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स बेसिकली सैंपल के आधार पर निकाले गए सांख्यिकी माध्य या प्रमाप विचलन को कहते हैं, या कोरिलेशन भी हो सकता है।
दूसरी तरफ पैरामीटर्स जो होते हैं वो पूरे समग्र के अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर निकाले गए कोई सांख्यिकी माध्य प्रमापचरण या कोरिलेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट है सैम्पलिंग एरर। प्रतिदर्श विश्लेषण के द्वारा जो प्रतिदर्शज निकाले जाते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स निकाले जाते हैं, वे सामान्यतया प्राचल से भिन्न होते हैं। ये जो अंतर होता है यह मुख्यतः निदर्शन के कारण होता है। इसे ही हम निदर्शन विभ्रम के नाम से जानते हैं। तो जैसे हमने देखा कि सैंपल के अध्ययन के द्वारा जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स ज्ञात किया जाता है वह निश्चित रूप से पॉपुलेशन पैरामीटर से कुछ अलग होता है, दोनों में अंतर होता है। और ये जो अंतर होता है ये सैम्पलिंग एरर के कारण होता है। और इस एरर को हम कम कर सकते हैं यदि हम सैंपल साइज बढ़ाएं या सैम्पलिंग एरर को हम कैलकुलेट करें। ये सैम्पलिंग एरर भी दो प्रकार के हो सकते हैं, बायस्ड और नॉन बायस्ड। बायस्ड यानी ये एरर तब उत्पन्न होता है जब सैंपल गलत तरीके से चुना जाए, रैंडम तरीके से ना चुना जाए, पर्पसिवली जानबूझकर किन्हीं इकाइयों को सैंपल में चुन लिया जाए। जबकि नॉन बायस्ड एरर जो होते हैं ये दैव कारणों से या बाई चांस हो सकता है। एक अन्य कॉन्सेप्ट है प्रिसीजन, जिसे हिंदी में सुतथ्यता कहा जाता है। यह एक निश्चित विश्वास स्तर पर प्राचल की उन दो सीमाओं को बताता है जिनके बीच प्रतिदर्शज के पाए जाने की संभावना होती है। तो जैसे मैंने कहा था सैम्पलिंग थ्योरी में हम लोग सैंपल स्टैटिस्टिक्स के द्वारा पॉपुलेशन पैरामीटर का अनुमान लगाते हैं। ये अनुमान एक रेंज में होता है, दो सीमाओं के भीतर होता है। ये जो दो सीमाएं होती हैं यही प्रिसीजन के द्वारा ज्ञात की जाती है। इसे ही हम प्रिसीजन कहते हैं, जो एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक विश्वास के स्तर पर ज्ञात की जाती है। अलग अलग कॉन्फिडेंस लेवल के लिए या अलग अलग सिग्निफिकेंट लेवल के लिए प्रिसीजन के रेंज भी अलग अलग हो सकते हैं, पर बेसिकली प्रिसीजन जो है उन दो सीमाओं को बताता है जिनके बीच प्रतिदर्शज के पाए जाने की संभावना होती है। कॉन्फिडेंस लेवल और सिग्निफिकेंट लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल या विश्वास का स्तर हमें यह बताता है कि वास्तविक मूल्य 100 में से कितनी बार दिए गए सुतथ्यता सीमाओं के बीच होगा। यदि हम 90% विश्वास स्तर लेते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि 100 में से 90 बार प्रतिदर्शज सुतथ्यता सीमाओं के अंदर होगा। तो हम अलग अलग कॉन्फिडेंस लेवल पर ये अनुमान लगाते हैं कि जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स है वह प्रिसीजन की किन सीमाओं के भीतर होगा। और यदि हम 100 बार ये काम करें तो कितने बार उन प्रिसीजन रेंज के बीच में सैंपल स्टैटिस्टिक्स के आने की संभावना है। या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि हम 90% कॉन्फिडेंस स्तर ले रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम 90% विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स है वह समग्र यानी पॉपुलेशन पैरामीटर का जो प्रिसीजन रेंज है उसके बीच में आएगा। जबकि सिग्निफिकेंट लेवल या सार्थकता स्तर इस बात को बताता है कि परिणाम 100 में से कितनी बार सुतथ्यता सीमाओं के बाहर होगा। तो ये एरर टर्म है सिग्निफिकेंट लेवल, जो यह बताता है कि यदि हम 90% का कॉन्फिडेंस लेवल ले रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हमारा जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स है 10% यह संभावना है कि वह प्रिसीजन रेंज के बाहर आएगा। यानी 100 में से 10 बार ऐसा हो सकता है कि हमारा जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के प्रिसीजन रेंज के बाहर आएगा। ध्यान रहे कॉन्फिडेंस लेवल और सिग्निफिकेंट लेवल एक साथ संबंधित होते हैं। यदि हम 90% का कॉन्फिडेंस लेवल ले रहे हैं तो हमारा सिग्निफिकेंट लेवल 10% होगा। यदि हम 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा सिग्निफिकेंट लेवल 5% होगा। और यदि हम 99% कॉन्फिडेंस लेवल ले रहे हैं तो फिर हमारा सिग्निफिकेंट लेवल 1% होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा सैम्पलिंग थ्योरी में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या निदर्शन वितरण किसी समग्र में से लिए गए न्यायादर्शों से
निकाले गए प्रतिदर्शजों का आवृत्ति वितरण होता है। यानी यदि हम किसी समग्र में से बहुत सारे सैंपल्स लें और फिर उन सैंपल्स का स्टैटिस्टिक्स निकालें, यानी कोई स्टैटिस्टिकल मेजर जैसे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन या कोरिलेशन निकालें और फिर उनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करें, यानी उनका आवृत्ति वितरण करें, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलेगा इसे ही हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसका भी सैम्पलिंग थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये माना जाता है कि यदि न्यादर्श का आकार बड़ा हो तो निदर्शन वितरण की प्रवृत्ति सामान्य आवृत्ति वितरण के समान होता है। सैंपल साइज यदि हम बड़ा ले और उसके आधार पर हम कोई सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, तो वो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के समान होता है। आगे के वीडियोस में हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस में, सांख्यिकी निर्वचन में सामान्य आवृत्ति वितरण का बहुत महत्व होता है। तो इसीलिए उन परिस्थितियों में जहाँ पर कोई समग्र या पॉपुलेशन बहुत बड़ा हो और पॉपुलेशन पैरामीटर ज्ञात करना संभव ना हो, तो फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा हम पॉपुलेशन पैरामीटर का अनुमान लगा सकते हैं। ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ प्रकार यहाँ पर दिए हुए हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। आइए इसे विस्तार से देखते हैं। यदि किसी एक ही समग्र से बहुत सारे अलग अलग न्यादर्श दैव पद्धति से लिए जाएं और उन सैंपल्स का माध्य निकालकर उनका आवृत्ति वितरण किया जाए, तो इस प्रकार के वितरण को सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन या माध्य का निदर्शन वितरण कहा जाता है। तो जैसे हमने कहा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है, किसी समग्र में से यदि हम बहुत सारे सैंपल्स लें और उन बहुत सारे सैंपल्स में से अलग अलग सैंपल का हम मीन निकालें और उस मीन का हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो इस प्रकार का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे समक्ष आएगा उसे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कहा जाता है। यानी ये किसी समग्र से निकाले गए विभिन्न न्यादर्शों के माध्यों का माध्य होता है। यानी हम किसी समग्र में से बहुत सारी इकाइयों को लेकर अलग अलग बहुत सारे सैंपल्स लेंगे और फिर उन सैंपल, और ध्यान रहे ये सैंपल्स हम रैंडम तरीके से लेंगे, तो इन सैंपल्स का यदि मीन निकालें और फिर उन मीन्स का फिर से मीन निकालें, उन माध्यों का फिर से माध्य निकालें, तो वो जो माध्य आएगा वो मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कहलाएगा। और खास बात यह है कि माध्य का निदर्शन वितरण हमेशा सामान्य आवृत्ति वितरण के समान होता है, चाहे समग्र समान वितरण वाले हो या ना हो। यानी यदि समग्र नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तब भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है, और यदि समग्र सामान्य वितरण वाले ना हो, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, तब भी उसका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह नॉर्मल होता है। इसीलिए केंद्रीय सीमा प्रमेय, सेंट्रल लिमिट थ्योरी के अनुसार यदि न्यादर्श का आकार 30 या अधिक हो तो माध्य के निदर्शन वितरण का माध्य पूरे समग्र के माध्य के बराबर होता है। अब यह स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम माना जाता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, केंद्रीय सीमा प्रमेय। तो यदि हम किसी समग्र से 30 या 30 से अधिक इकाइयों के बहुत सारे अलग अलग सैंपल्स लें और उन अलग अलग सैंपल्स का हम अलग अलग मीन निकालें और उन मीन्स का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करके फिर से मीन निकालें, तो वह समग्र के माध्य के बराबर होता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अनुसार। आइए इसको एक एग्जांपल के द्वारा निकाल कर देखने का प्रयास करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर, सपोज ए पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 आइटम्स 1, 2, 3, 4 and 5। यानी एक समग्र है जिसमें 5 पदमूल्य हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, और इनमें से यदि हमको दो का
सैंपल लेना है रैंडम तरीके से, तो फिर हम ऐसे कितने प्रोबेबिलिटी सैंपल्स निकाल सकते हैं विथ रिप्लेसमेंट, यानी जो पहला जो इकाई चुनी जाएगी उसको वापस रखकर विथ रिप्लेसमेंट यदि हम दो दो इकाइयों का सैंपल चुने तो ऐसे कुल 25 सैंपल होने की संभावना है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अनुसार ऐसे कुल 25 सैंपल चुने जा सकते हैं। इन 5 पदों में से 2 पदों को रैंडम आधार पर चुनने से ऐसे हमारे समक्ष 25 सैंपल्स हो सकते हैं। अब इन सैंपल्स का हम मीन निकालें। मीन निकालने के लिए इनको दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दें तो मीन निकल जाएगा। तो 1 और 1 2, 2 को 2 से भाग देंगे तो 1, 1 और 2 3, इसे 2 से भाग देंगे तो 2, 1.5, और इसी प्रकार ये 25 सैंपल्स का हमने अलग अलग मीन निकाल लिया। अब हमारे पास ये 25 मीन उपलब्ध हैं। अब इन 25 मीन्स को यानी माध्यों को हम पदमूल्य मानकर इनका फिर से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालें। तो इन पदमूल्यों को हमने एक एक बार लिया, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और 5, और फिर इनका फ्रीक्वेंसी देखा। जैसे इस सीरीज में आप देखेंगे एक माध्य जो है ये इस श्रेणी में एक बार आया है इसलिए इसकी आवृत्ति 1, 1.5 इस श्रेणी में 2 बार आया है इसलिए इसकी आवृत्ति 2, 2 इस श्रेणी में 3 बार आया है, 1, 2 और 3, इसलिए 2 की आवृत्ति 3, और इसी प्रकार हमने इन सारे मीन्स का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब इन सैंपल मीन्स का फिर से मीन निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए इनको आपस में हम गुणा करेंगे। इन पदमूल्यों और आवृत्तियों को आपस में गुणा करेंगे, एफ निकालेंगे। इसका योग आया यानी सिग्मा एफ आया 75। अब इसका यदि हम मीन निकालेंगे तो इसका मीन आएगा 3, यानी इन 5 पदमूल्यों के समग्र से रैंडम आधार पर लिए गए सैंपल्स का मीन 3 आया है। आप देखेंगे यदि इन 5 इकाइयों के समग्र का यदि हम पॉपुलेशन पैरामीट्रिक मीन निकालें, यानी इन पांचों को जोड़कर 5 से डिवाइड करें तो हमारा पैरामीट्रिक मीन आएगा 3, 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 15/5 जब करेंगे 3, यानी हमारा समग्र का माध्य है 3, और हमारा इस समग्र से लिए गए सैंपल्स के मीन का जो मीन आया है वो भी 3 है। स्पष्ट है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अनुसार यदि किसी समग्र से 30 या उससे ज्यादा इकाई यानी लार्ज सैंपल्स लेकर रैंडम तरीके से लेकर यदि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनाएं और फिर उसका मीन निकालें तो वह समग्र के माध्य के यानी पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर होगा। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस में आगे जब हम टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट आदि पढ़ेंगे तो इस थ्योरी का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। यदि इसी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में चित्र में प्रदर्शित करें, यहाँ पर एक अक्ष पर ये मीन्स यानी सैंपल मीन्स को प्रदर्शित किया गया है और y अक्ष पर इसकी आवृत्तियों को प्रदर्शित किया गया है। इनको जब ड्रॉ किया गया तो आप देख सकते हैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर सामान्य आवृत्ति वितरण वक्र हमारे सामने आ गया और इसका जो सेंटर है वो पैरामीट्रिक मीन के बराबर है। और हम जानते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है वो बेल शेप्ड होता है, घंटी के आकार का होता है, यानी जिस तेजी से वह ऊपर की ओर जाता है उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद उसी तेजी से वह नीचे की ओर आता है और इसका जो शीर्ष होता है वहीं पर पैरामीट्रिक मीन यानी समांतर माध्य, मोड और मीडियन तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। और आगे हम लोग टेस्ट जब सिग्निफिकेंट टेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का जो थ्योरी है, इसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में अलग अलग रेंजेस पर अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशंस के आधार पर, जिसे हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों की सीमाएं निकाली जाती हैं और फिर इनमें देखा जाता है कि कितने प्रतिशत पद जो हैं उन सीमाओं के भीतर आते हैं और उसी आधार पर स्टैंडर्ड एरर के आधार पर
हम प्रिसीजन लिमिट सततता सीमाओं का निर्माण करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स है वह उस प्रिसीजन रेंज के अंतर्गत शामिल है या नहीं, और इसी आधार पर हम सिग्निफिकेंट टेस्ट करते हैं। तो आगे हम जब सिग्निफिकेंट टेस्ट की वीडियो में जाएंगे तो उसमें इन सब का प्रयोग होगा। तो सैम्पलिंग थ्योरी का एनालिसिस करने के लिए या सिग्निफिकेंट टेस्ट को समझने के लिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए सैम्पलिंग थ्योरी की जो बेसिक कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। आशा है आज की वीडियो से आप लाभान्वित हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।